हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो चैप्टर हम लोग का एकदम खत्म होने के कगार पे है। अब हम लोग का चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है। तो कुछ सीड्स के बारे में कुछ जानकारियां हैं जो आपको बतानी है। उसके बाद पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस के बारे में बतानी है। उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो बिना देरी किए हुए हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और आगे का लेक्चर अपना कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप कल पढ़ रहे थे सीड्स के बारे में कि सीड्स जो होती हैं वो उसमें कॉटिलीडन होता है ना। सीड्स कंसिस्ट ऑफ कॉटिलीडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड सीड कोट। क्या क्या होता है? कॉटिलीडन्स, एम्ब्रियोनल एक्सिस और सीड कोट, ये तीन चीजें होती हैं प्रेजेंट। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपने ये जाना था कि सीड कोट जो होती है वो डबल लेयर्ड फॉर्म्ड बाय इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स से बन जाती है सीड कोट जो डबल लेयर्ड होती है। और उसमें देखो इंटेगुमेंट जो था, जब आप हम बात कर रहे थे, जब इस तरीके से स्ट्रक्चर था, ठीक, किस तरीके का स्ट्रक्चर था, ये दोनों लेयर्स कैसी थी, ये और ये आउटर इंटेगुमेंट थी, ठीक है, और ये इसके पीछे वाली इनर इंटेगुमेंट थी, है ना। इतना तो आप सभी को याद होगा, है ना। ये आउटर इंटेगुमेंट थी और ये इनर इंटेगुमेंट थी। तो जो आउटर इंटेगुमेंट से क्या बनता है बच्चों? आउटर कोट, जिसको आप कहते हैं टेस्टा, बाह्य चोल, और इनर कोट बनती है इनर इंटेगुमेंट से, जिसे आप कहते हैं टेगमेन या इनर कोट। ठीक, तो ये क्लियर आपका समझ में आ गया है? मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया था, समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, है ना। इसमें आपका कैलिक्स गिर जाता है, कोरोला गिर जाता है, एंड्रोशियम भी गिर जाता है, स्टिग्मा भी गिर जाता है, स्टाइल भी गिर जाता है। जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो ओव्यूल होते हैं वो बीज में यानी कि सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी का। और जो इनर इंटेगुमेंट होता है वो बीज का अंतः कवच टेगमेन बनाता है, और फ्यूनिकल जो होता है बच्चों वो क्या नष्ट हो जाता है। माइक्रोपाइल तो बीजांडवार के रूप में ही रहता है और न्यूसिलस जो है वो प्रायः समाप्त हो जाता है। ठीक, एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं भ्रूण कोश में वो भी नष्ट हो जाती हैं। जाइगोट क्या बनाता है? आपका भ्रूण बना देता है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियोस एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो भ्रूण पोष बनाता है। ठीक, और जो सिनर्जिड्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? वो नष्ट हो जाती हैं। तो इतना आपका क्लियर हो गया है। उसके बाद बच्चों इसमें आप लोगों को ये जानना था कि ये हो गई सीड की बात, है ना। किसकी बात हो गई? ये सीड की बात हो गई। इसके बाद अब कभी आप कल्पना कर सकते हैं क्या सीड के एब्सेंस में? सीड क्या है बच्चों? सीड हम लोगों के लिए मैच्योर सीड, आप सबको मैंने एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स के बारे में बता दिया। ठीक है, ओवरी की वॉल से फ्रूट की वॉल बन जाती है जिसे पेरिकार्प कहते हैं। फॉल्स फ्रूट के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में आपने कल जाना कि जिसमें फ्रूट में बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट की प्रक्रिया हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। जैसे आपका बनाना है या बिना बीज वाला अंगूर है ना। तो क्या आप सीड्स की एब्सेंस में एग्रीकल्चर, कृषि की कल्पना हम कर सकते हैं? या फिर वो बीज जो तुरंत जर्मिनेट हो जाता है और उसको स्टोर नहीं किया जा सकता? बीज के डिस्पर्सल के बाद सीड्स कितने समय तक जीवित रहते हैं, ये पीरियड भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, अलग अलग होता है। मतलब अलग अलग बीज की जीवित रहने की जो टाइम है वो भी अलग अलग होती है। कुछ सीड्स अपनी वायबिलिटी मतलब उनका जीवन काल, सीड्स के जीवन काल को क्या कहते हैं? उस सीड की वायबिलिटी कहते हैं। तो कुछ सीड्स का जीवन काल जो है वो कुछ महीनों तक होता है, कुछ का कुछ घंटों तक होता है, और कुछ की बहुत लंबे कई सालों तक जीवित रहते हैं। तो कुछ सीड तो कई 100 साल तक जीवित रहते हैं। और जो आपके पुराने जीवित सीड्स के कुछ रिकॉर्ड्स हैं, देखो आर्कटिक टुंड्रा में पाया गया था एक ल्यूपिन नाम का सीड, ल्यूपिनस
आर्कटिकस का सीड जो सबसे पुराना माना जाता है, कौन सा? ल्यूपिनस आर्क्टिस का सीड जो है वो सबसे पुराना सीड माना जाता है। किसका? ल्यूपिनस आर्क्टिकस। आर्क्टिकस, इसका सीड जो है वो सबसे पुराना माना जाता है, ओल्डेस्ट सीड। ठीक है। इसके बाद बच्चों, सीड के 10,000 साल की डोरमेंसी के बाद ये जर्मिनेट हुआ और उसके बाद इसमें फ्लावर आए। अभी एक उदाहरण आया था 2000 साल पहले का, एक वेरिएबल सीड का, जो डेट पाम फिनिक्स डैक्टिलेफेरा का है, और इसका डेड सी के पास किंग हेरोड्स पैलेस की जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुआ, पुरातात्विक खुदाई हुई, तो उसके दौरान इसको खोजा गया था। अच्छा, प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जब आपने पूरा पढ़ लिया चैप्टर, तो इसके बारे में आपको कुछ चीजें और क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे, तो फिर आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये देखिए क्या, एम्ब्रियो सैक में कितने एग प्रेजेंट होते हैं, एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो सैक होते हैं, एक ओवरी में कितने ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एक फ्लावर में कितनी ओवरी प्रेजेंट होती है, और एक ट्री में कितने फ्लावर प्रेजेंट हो सकते हैं, या इसी तरीके के बहुत सारे और क्वेश्चन हैं जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं। क्या आपने कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में सोचा है बच्चों जिसमें फ्रूट्स में सीड्स बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, है ना? जैसे आपका ऑर्किड प्लांट है, ऑर्किड प्लांट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें फ्रूट्स जो होते हैं उसमें हजारों छोटे छोटे सीड्स पाए जाते हैं। ठीक है। स्ट्रिगा में भी, पैरासिट के स्पीसीज के फ्रूट में भी समान स्थिति होती है। अच्छा, आपने कभी क्या फाइकस का छोटा सा सीड, फाइकस का जो पौधा होता है, या ये सोचिए कि कितने छोटे से बीज से कितना बड़ा बरगद का वृक्ष बनता है। बरगद का वृक्ष, बैनियान ट्री जो है, कितना छोटा सा बीज होता है जिससे इतना बड़ा बैनियान ट्री बन के कंप्लीट हो जाता है। फाइकस का हर वृक्ष कितने बिलियन सीड्स प्रोड्यूस करता है। ये सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स की कल्पना करिए जिसमें इतने बड़े, मतलब इतना बड़ा बायोमास बन जाता है एक छोटे से बीज से। यानी जो बीज है बच्चों, वही आधार है पौधों के जीवन का, है ना? वही आपके पौधों के जीवन का आधार है, उससे बहुत बड़ा बायोमास बन जाता है। तो बीज, बीज के बारे में हम देख रहे थे, बीज के बारे में। तो ये आपका बीज का जो स्पेशली कौन कौन सा एग्जाम्पल है बीज का, आपको मैंने बीज के बारे में बताया कि ये बीज किस तरह से होता है, कैसे होता है। ये दोनों कॉटिलिडन्स, यानी कि ये आपके कहलाते हैं बीज पत्र। ये क्या कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं बीज पत्र। ठीक है। बीज पत्र में यहाँ पे ऊपर की तरफ ये क्या है? माइक्रोपाइल, या इसी को आप क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार बना हुआ होता है, बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये हाइपोकॉटिल रूट एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? बीज पत्राधार मूल अक्ष। क्या कहलाता है? बीज पत्राधार मूल अक्ष। ठीक है। ये आपका शूट एपिकल मेरिस्टम है। ये ऐसे ही एज इट इज आपको लर्न कर लेना चाहिए, लेकिन इसको आप कह सकते हैं प्ररोह शीर्षस्थ विभज्या। विभाज्योतक ऊतक इसमें होते हैं। ठीक है। ये आपकी रूट टिप है जिसे आप मूलाग्र कह सकते हैं, है ना? ये आपका सीड कोट है जिसे आप क्या कहते हैं बच्चों? बीज आवरण कहते हैं। और एंडोस्पर्म को आप क्या कहते हैं? भ्रूण पोष कहते हैं। कॉटिलिडन को आप क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं। कॉटिलिडन को आप क्या कहते हैं? बीज पत्र। एंडोस्पर्म को आप क्या कहते हैं? भ्रूण पोष। और सीड कोट को आप क्या कहते हैं? बीज आवरण। बीज आवरण। ठीक है। उसके बाद
ये आपका सेब का और स्ट्रॉबेरी का बच्चों आभासी फल बताया दिखाया गया है आपको स्क्रीन पे। सीड कोट को इसमें आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं बीज आवरण। बीज आवरण। कॉटिलिडा आपका कहलाता है बीज पत्र। ये आपका कहलाता है प्ररोह शीर्षस्थ विभज्या। विभज्या ये आपका हाइपोकॉटिल रूट एक्सिस है जो कहलाता है बीज पत्राधार मूल अक्ष। ठीक है, ये आपका एंडोस्पर्म है, ये आपका है भ्रूणपोष और रूट टिप है आपका मूलाग्र और ये है आपका बीज पत्राधार मूल अक्ष। ठीक, और इसके बाद फिर आपका जो आपका एक बीज पितरी पौधा था, इसमें बच्चों जो बीज था उसका जो बाहरी वाली लेयर होती है वो आपकी कहलाती है फल भित्ति, जिसे आप कहते हैं पेरिकार्प। क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। उसके अंदर क्या मौजूद होता है? भ्रूणपोष मौजूद होता है। उसके अंदर क्या मौजूद होता है? भ्रूणपोष। और जो स्क्यूटुलम, ये जो कॉटिलिडन को ही क्या कहते हैं? स्क्यूटुलम कहते हैं। तो ये क्या है आपका? स्क्यूटुलम। इसके बाद इधर की तरफ ये आपका कॉलियोप्टाइल है, आपका प्लूम्यूल है यानी कि प्रांकुर है, और आपका रेडिकल है, और नीचे की तरफ स्ट्रक्चर जो है ये है आपका कॉलियोराइजा, यानी कि इसको आप क्या कहते हैं? मूलांकुर। और ये है आपका मूलांकुर चोल। ये है आपका मूलांकुर और ये है आपका मूलांकुर चोल। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो एप्पल है, एप्पल में क्या है? फ्रूट जो है वो थैलेमस से विकसित हो जाता है। फ्रूट किससे विकसित हो जाता है? थैलेमस से विकसित हो जाता है, और सीड्स उसके अंदर। ये आपका आता है एंडोकार्प और मीजोकार्प। इसी तरह स्ट्रॉबेरी का देखेंगे, इसका भी फ्रूट किससे? थैलेमस से विकसित हो जाता है, और इसमें जो बीज होते हैं वो बाहर की तरफ इसकी स्किन में धंसे हुए होते हैं, जिसे आप एकीन कह सकते हैं। इन्हीं को आप क्या कहते हैं? एकीन कह सकते हैं। और ये थैलेमस किसको कहते हैं बच्चों? जिस पर पुष्प बैठा हुआ होता है, क्या कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक डायग्राम है जिसके बारे में अच्छी तरह से मैंने आपको बताया कि ये सेब और स्ट्रॉबेरी के आभासी फल हैं। ये क्या है? ये सेब और स्ट्रॉबेरी के क्या हैं? आभासी फल हैं। सेब और स्ट्रॉबेरी के आभासी फल। ठीक, इसके बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से जाना किस तरह से कैसे स्ट्रक्चर होता है। कि इसको आप अगर खुद करेंगे एक बार ना बच्चों इसको घर में, तब आपको अच्छी तरह से और समझ में आएगा। ठीक, माइक्रोपाइल के बारे में मैंने आपको बताया कि माइक्रोपाइल क्या होती है? स्मॉल ओपनिंग ऑन सीड कोट। सीड कोट पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है। इट फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ H2O और O2 यानी ऑक्सीजन और पानी का इसके अंदर से एंट्री होता है इनटू सीड्स फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की प्रोसेस के लिए उसी माइक्रोपाइलर ओपनिंग से H2O और O2 का एंट्री होता है। हाइलम क्या है? स्कार ऑन सीड कोट। ठीक, सीड क्या है? एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस हो सकते हैं। अभ्रूणपोषी हो सकता है और भ्रूणपोषी हो सकता है। कैसा हो सकता है? या तो भ्रूणपोषी होगा या अभ्रूणपोषी होगा। अभ्रूणपोषी। ठीक, पेरिस्पर्म ये क्या है? रिमनेंट्स ऑफ न्यूसिलस दैट इज परसिस्टेंट। एग्जाम्पल इसका है आपका काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। डोरमेंसी है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी की जो स्टेट है वो आपकी डोरमेंसी कहलाती है। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड
पेरिकार्प, जो आपका ओवरी का वॉल है बच्चों, वो फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट हो जाती है और वो आपका क्या कहलाती है, पेरिकार्प कहलाती है। ट्रू फ्रूट्स में, जो सत्य फल होते हैं, उसमें ओनली ओवरी कंट्रीब्यूट्स इन फ्रूट फॉर्मेशन, यानी कि जो सत्य फल होते हैं उनमें केवल और केवल ओवरी ही कंट्रीब्यूशन करती है फ्रूट के फॉर्मेशन में, और फॉल्स फ्रूट में क्या होता है, थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन फ्रूट फॉर्मेशन। यानी सत्य फल का क्या है, सत्य फल में, सत्य फल जो होगा उसमें केवल ओवरी का कंट्रीब्यूशन होगा, ओनली ओवरी। ओनली ओवरी। और जो असत्य फल होगा उसमें ओवरी के साथ साथ थैलेमस का भी कंट्रीब्यूशन होगा। ओवरी प्लस थैलेमस, यानी कि अंडाशय और पुष्पासन दोनों मिल करके फल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो आपको असत्य फल और सत्य फल के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। ये मैं आशा कर रही हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोगों को बात करनी है जो आपका निषेचन के पश्चात, फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण कोश में क्या परिवर्तन होते हैं। इसमें एंटीपोडल सेल्स नष्ट हो जाती हैं, जाइगोट बनता है, उसके बाद एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भ्रूणपोष बनाता है, सिनर्जिड्स नष्ट हो जाती हैं, और आपका बहुभ्रूणता और एपोमिक्सिस के बारे में भी आपको पढ़ना है। देखिए पार्थिनोकार्पी के बारे में मैंने आपको बताया था कि अंडाशय से बिना निषेचन के जब फल के निर्माण की प्रक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं, अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहते हैं, और इस प्रकार के फ्रूट को आप पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ये फ्रूट कैसे होते हैं बच्चों, ये फ्रूट फल रहित होते हैं, जैसे आपका अंगूर है, केला है, अनानास है, ये आपका प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। इसमें अनिषेक फलन को बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, इसके छिड़काव से फिर मोटिवेट भी किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी के बारे में, इस सीड कैसा होता है इसके बारे में आपको फिर पढ़ना है बच्चों। एपोमिक्सिस के बारे में, फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड ऑफ फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें सीड जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, इसमें जो सीड है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनने लगता है। इस तरीके, इसको आप क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। कुछ सीड्स का उत्पादन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप होता है ना। ज्यादातर क्या है, सीड्स का उत्पादन क्यों होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में, जैसे कि आपका एस्टरेसी है और ग्रासेस में, इसमें स्पेशल मैकेनिज्म होती है बच्चों, इसमें सीड जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। जब फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के बने तो इस प्रोसेस को हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। जब फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए तो इसे हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं, और जब सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए तब वो क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस कहलाता है। जब फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए तब वो क्या कहलाता है, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन जाए, फ्रूट, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, पार्थिनोकार्पी, या जिसको आप कहते हैं अनिषेक फलन। ठीक, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन जाए, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन जाए, सीड बन जाए, सीड का निर्माण हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इस तरीके की प्रोसेस क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाती है एपोमिक्सिस। क्या कहलाती है, एपोमिक्सिस कहलाती है।
ठीक है। तो एपोमिक्सिस क्या है बच्चों, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करता है, कॉपी करता है। ये क्या है आपका, फॉर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन की कॉपी करता है। इसमें सीड फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें सीड जो है वो फर्टिलाइजेशन के बिना ही बन जाता है। अब एपोमिक्टिक सीड बनाने के बहुत सारे अलग अलग उपाय हैं, है ना, फॉर्मेशन ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स। कुछ डिप्लॉयड सेल होती हैं, डिप्लॉयड फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस, डिप्लॉयड सेल्स जो कुछ स्पीसीज में बिना रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप बने डिप्लॉयड एग से बिना फर्टिलाइजेशन हुए एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक, डिप्लॉयड सेल फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस, मियोसिस का मतलब आपका रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन क्या कहलाता है, मियोसिस कहलाता है, जिसे आप अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाता है। दूसरे प्रकार का जो है बच्चों वो है आपका न्यूसेलर सेल्स, जैसे आपका सिट्रस है और मैंगो है। इसकी वैरायटी में जो एम्ब्रियो सैक होता है, जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके चारों ओर जो न्यूसेलर सेल्स पाई जाती हैं, उसमें से कुछ में डिवीजन होने लगता है और कुछ एम्ब्रियो सैक में उभर करके क्या होती हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर देती हैं। तो इस प्रकार की स्पीसीज में ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियो पाए जाते हैं, जैसे इसमें है, इसमें आपके ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियो पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे एम्ब्रियो पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखे पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस में क्या फर्क है, ये समझ में आ गया आप सबको कि पार्थिनोकार्पी क्या होती है, जब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का निर्माण हो जाए तो वो क्या कहलाती है, आपकी पार्थिनोकार्पी कहलाती है। और इस प्रकार से बने हुए फ्रूट कैसे कहलाते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। जब विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का निर्माण हो जाए, यानी बीज का निर्माण हो जाए, तब वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी एपोमिक्सिस की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अब सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो का बनना, सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो का बनना क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है पॉली एम्ब्रियोनी। इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि पॉली एम्ब्रियोनी किसको कहते हैं। ठीक है, आप देखिए, आप ऑरेंज के कुछ सीड्स को लेकर के उसको तोड़ मरोड़ करके उसके सीड के अंदर जो एम्ब्रियो की शेप होती है और साइज में क्या विभिन्नता पाई जाती है, सिट्रस में इसको ट्राई करके देखिए। और अलग अलग सीड में एम्ब्रियो की संख्या को चेक करके देखिए कि कितने एम्ब्रियो पाए जाते हैं, है ना। इसमें आपको देखो एपोमिक्टिक जो एम्ब्रियो का जेनेटिक नेचर क्या होगा, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो का जेनेटिक नेचर क्या होगा, क्या इसे क्लोन्स कहा जा सकता है, हाँ इसे क्लोन्स कहा जा सकता है। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो का जो जेनेटिक नेचर होगा आपका एपोमिक्टिक एम्ब्रियो का जेनेटिक नेचर, जेनेटिक नेचर क्या होगा बच्चों, क्या ये क्लोन कहलाएगा, तो ये क्लोन कहलाएगा, ये क्लोन ही कहलाएगा, यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं, एकदम प्रतिमूर्ति क्लोन कहलाएगा। यस, हाँ ये क्लोन कहलाएगा, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी करता है, मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करता है, कॉपी करता है। तो इस तरह से फूड और वेजिटेबल्स की हाइब्रिड वैरायटीज को बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। हाइब्रिड वैरायटीज में प्रोडक्टिविटी को बहुत तेजी से इसमें बढ़ाया गया है। हाइब्रिड सीड्स की जो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसे हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है। हाइब्रिड सीड्स को बोने के बाद फिर प्लांट की प्रोजेनी में कैरेक्टर का सेग्रीगेशन हो जाएगा, तो इससे आप उसकी विशिष्टता वो खो देंगे, तो इसलिए उनको हर अलग अलग साल करना पड़ता है। तो हाइब्रिड सीड्स का जो उत्पादन है वो कॉस्टली है और फार्मर को वो बहुत महंगे पड़ते हैं, जो संकरित बीज हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं। अब इन हाइब्रिड सीड्स को हम अगर एपोमिक्सिस के द्वारा बनाएंगे तो हाइब्रिड प्रोजेनी में कैरेक्टर का कोई सेग्रीगेशन ही नहीं होगा।
आज की क्लास में बच्चों इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और मन लगा करके पढ़ते रहें।